अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एमजीटी 53 की लेक्चर सीरीज़ का आज 45वां लेक्चर है, जो कि है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा एक रिवोल्यूशन आ गया, हर चीज़ चेंज हो गई। यानी पहले और 20 सेंचुरी से पहले और चीज़ें थी, और तरह के इदारे थे, उनको चलाने का निज़ाम और था, फाइनेंशियल सिस्टम और था, पॉलिटिकल सिस्टम और था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक रिवोल्यूशन आ गया, पूरा जो है वो चेंज आ गया, पूरा एक स्विंग आया, यानी कि ट्विस्ट आ गया सारी चीज़ों में, एक नया कंसेप्ट आ गया। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़ा ट्रेडिशनल सा काम था जैसे पहले, तो वो उसमें अब मैनेजमेंट वाला सिस्टम आ गया। इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हायरार्की बना दी गई। अब जो है वो एक अगर पॉलिसी भी बननी है तो पॉलिसी कहाँ बनेगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। यानी इतने सारे लोग, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि एक सिस्टम है, मतलब उसमें नाजिम है, नायब नाजिम है, इतने इतने लोग हैं, तो एक फ़ैसला करने में इतने लोग शामिल, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में इतने लोग शामिल। तो यानी एक बाकायदा मैनेजमेंट का सिस्टम बन गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई, मैनेजमेंट। अब जब मैनेजमेंट का लफ्ज़ आया, तो मैनेजमेंट का लफ्ज़ जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में बिजनेस आता है, यानी बिजनेस सेक्टर। अब हम पब्लिक सेक्टर जब बोलेंगे तो इसका मतलब होगा गवर्नमेंट सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर वो होता है जो पब्लिक को जो है वो डील कर रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर वो होता है जो प्राइवेट इदारे होते हैं। तो अब पब्लिक सेक्टर में जो है ये इमरजेंस जो उभरा, जो मैनेजेरियल अप्रोच है, ये हुई 1980s में, और 1990s में ये आगाज़ हुआ इस चीज़ का। ठीक है, कि ट्रेडिशनल मॉडल जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसकी जो कुछ कमियों की वजह से, उसकी कुछ खामियों की वजह से जो है वो मैनेजेरियल अप्रोच को अपनाया गया। जो न्यू मैनेजेरियल अप्रोच का आइडिया था, ये ज़्यादा एफिशिएंट था कि इससे जल्दी का प्राइवेट सेक्टर से ये आइडिया निकाला, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं, अब जो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कंपनी है, उसका तो मेन चीज़ है प्रॉफिट। उसने तो प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट पे फोकस होने की वजह से उसे अपना काम एफिशिएंट करना पड़ता है। उसे पता है कि मैंने ये प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो हमारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर होता है, क्योंकि उसने सिर्फ आवाम की फ़लाह के लिए काम करना होता है, उसका कुछ ज़ाती उसमें फ़ायदा नहीं होता, इस वजह से ज़रा वो सुस्त होते थे। देन लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये अप्रोच चेंज हुई कि उसमें भी जो है वो हम फ़ायदा जो है वो हो सकता है, अगर हम एफिशिएंट तरीके से काम करें तो पब्लिक का भी फ़ायदा होगा और हुकूमत का भी होगा। तो ये एफिशिएंसी की वजह से जो है वहाँ पे भी फिर जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो इम्प्रूव किया गया, मैनेजमेंट आई। तो मैनेजमेंट में जो ग्रेट अटेंशन दी जाती है वो अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स पे होती है। यानी रिजल्ट अचीव होने चाहिए, ये नहीं देखना कि काम कितना चला। हमारे यहाँ ये होता है, मैं इतने साल से हुकूमत चला रहा हूँ, मैंने ये क्यों। अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स जो होती है वो सब कुछ होती है, यानी उस पे जो है असल पे अटेंशन पे करना। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स, ये चीज़ होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो है वो हम इसमें ये देखेंगे कि अब हमें फ़र्क देखना पड़ेगा कि वैसे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक दूसरे की जगह लफ्ज़ यूज़ करते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई हैं, बस उनको फॉलो कर लेना, कोई भी आएँ बाएँ शाएँ नहीं करनी। फिर उसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मीन्स द अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स। यानी मैनेजमेंट में ये है कि बस आप रिजल्ट्स जो अचीव हो रहे हैं या नहीं, उस पे फोकस करना। यानी मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि आप जिस तरीके से भी काम करके लो, फोकस रिजल्ट पे है कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। आप दिन में 4 घंटे काम करो, दिन में 10 घंटे काम करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 1 महीने का टारगेट दिया गया, आप टारगेट के बाद जो रिजल्ट अचीव हो रहा है, उससे पता चलेगा कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है और आपकी मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो मेन चीज़ है वो एफिशिएंसी और फिल्मनेस पे जो है वो इसका सारी फोकस है। तो एलिसन जो है उसने सजेस्ट किया कि 3 मेन फंक्शन होते हैं जनरल मैनेजमेंट, यानी कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे वो बिज़नेस में मैनेजमेंट हो या फिर जो है वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में। जो जनरली मैनेजमेंट की बात अगर करें तो उसमें 3 फैक्टर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले स्ट्रेटजी, फिर है मैनेज करना इंटरनल कंपोनेंट्स को, और तीसरी चीज़ है मैनेज करना एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को। अब स्ट्रेटजी में क्या चीज़ें आती हैं, 2 ही चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, कि मुझे पहले कौन सा काम करना, दूसरा कौन सा करना, यानी प्रायोरिटीज़ अपनी बना लेना। उसके लिहाज से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। ठीक है, स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज़ यही है। अब गोल्स और प्रायोरिटीज सेट हो गई हैं तो फिर उसके हिसाब से डिवीजन ऑपरेशनल प्लान्स, यानी काम को डिवाइड कर देना, कौन क्या करेगा, कितने अरसे में करेगा, कैसे होगा। अब ये सब कैसे क्यों किया जा रहा है, अचीव करने के लिए अपने उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को जिनको आपने सेट किया। तो स्ट्रैटेजी में ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर है मैनेजिंग इंटरनल कंपोनेंट्स। अब उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपने डिवाइड कर दिया, ऑपरेशनल प्लान्स बना दिए हैं, तो आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, स्टाफ करना होगा, यानी चीज़ों को भी आपने लोगों को भी ऑर्गेनाइज करना है कि कौन बंदा कितना काम करेगा, कौन सा काम करेगा। उसके बाद रिसोर्सेज भी आपने इसी तरह डिवाइड करना है, यानी रिसोर्सेज हों, बंदे हों, जितनी भी चीज़ें उनको डिवाइड करना, स्टाफिंग करना, उनकी पोजीशंस असाइन करके देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, कौन सा बंदा कौन सी ड्यूटी करेगा। तो स्टाफिंग में ये चीज़ है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब।
ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ होगी डायरेक्टिंग पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उनको डायरेक्ट भी करना है आपने, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज भी देखनी है, उसके हिसाब से उनको जो है आपने काम देना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जॉब देना, ये सारा जो है वो डायरेक्टिंग में आ जाएगा। और कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, फिर आपने परफॉर्मेंस यानी कि आप इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपने जो है वो परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करना है, अपने बजट्स को देखना है, रिपोर्ट्स को देखना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को देख के उसके हिसाब से आपने डिसीजन लेने और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो ये सारा जो कंट्रोलिंग है, परफॉर्मेंस को भी तो कंट्रोल करना होता है ना कि कहाँ से परफॉर्मेंस वीक हो रही है, वो वीक पॉइंट कौन सा है, इसको इंप्रूव करना है। फिर आपने अगर जो है वो लोगों की अगर बजट में प्रॉब्लम है तो आप बजट को सेट करेंगे, अगर लोगों की ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है तो ट्रेनिंग को सेट करेंगे। तो ये सारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जो जिनको एक मैनेज करना एक मैनेजर का काम है। देन फिर आते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में डीलिंग विद एक्सटर्नल यूनिट्स, यानी कि अगर तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है बहुत बड़ी है, जियोग्राफिकली है, इंटरनेशनल है, तो फिर आपको डील करना पड़ता है जो है वो जियोग्राफिकली और जितने भी आपके साथ यूनिट्स हैं, मतलब आपके इदारे के साथ जितने यूनिट्स इफेक्ट करते हैं उसको, उन सब के साथ आपने जो है वो जो इंटरेक्ट करना होता है वो भी आपको संभालना है एक मैनेजर के तौर पे। उसके बाद डीलिंग विद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आज़ाद ऑर्गेनाइजेशन से भी डिपेंड कर, जैसे कि गवर्नमेंट वगैरह हो गई या दूसरे प्राइवेट इदारा आपके साथ अगर कोई डील करना चाह रहा है वो, यानी कि जो आप पे डिपेंड नहीं करते। तो पहला जो था वो आपके यूनिट्स थे, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितने आगे ब्रांचेज वगैरह जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरा है इंडिपेंडेंट इदारे जो आपसे डील कर रहे होते हैं, यानी कि आप रेगुलेशंस भी तो कुछ आप पे होती हैं, जब क्या कोई इदारा है तो आपको गवर्नमेंट को भी जवाब देना है। और उसके अलावा आप जिस माशरे में चल रहे हैं तो आपको बहुत से लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो उन सब लोगों से इंडिपेंडेंट जितने इदारे हैं उनके साथ डील करना। तीसरी चीज़ है डीलिंग विद पब्लिक एंड प्रेस। ज़ाहिर सी बात है आप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी है वहाँ पे पब्लिक तो है, तो आप पब्लिक को चीज़ें दे रहे हैं तो आपको पब्लिक के साथ भी डील करना है और फिर प्रेस के साथ भी डील करना है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, तो इन सब को भी डील करना पड़ता है। फिर है बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट अप्रोच, कि जो मैनेजमेंट अप्रोच है इसकी बिगिनिंग हम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी बात कर रहे हैं, कि यानी गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में इसका आगाज़ कब से हुआ। तो 1950-1960 में, जो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में जो है रिजिडिटी की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी कि बहुत ज़्यादा यानी कि ये रिजिड है, बहुत ज़्यादा सख्त है, एक ही फ्लो है इसका। तो प्राइवेट सेक्टर जब उस वक्त इम्प्रूव हो रहा था तो ये चीज़ के फिर देखी गई कि ये रियलाइज़ किया गया कि डिवीजन ऑफ लेबर से, यानी काम बांट देने से और वर्किंग मैनुअल बना लेने से जो है मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन हो जाती है उनकी। तो ये चीज़ जब आई उसमें प्राइवेट सेक्टर में, तो इस चीज़ को देखा गया और फिर इसी चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की गई और मैनेजमेंट को लाने की कोशिश की गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट था 1968 में फल्टन रिपोर्ट, यूनाइटेड किंगडम यूके में पहली रिपोर्ट पेश की गई इस पे मैनेजमेंट के पॉइंट पे। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये कंसर्न किया गया कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जो है वो पब्लिक सर्विस में ज़रूर होनी चाहिए। रिकमेंड किया गया था कि सिस्टम जो है ओपन अप होना चाहिए, आउटसाइडर्स जो है एम्प्लॉय वो हर लेवल पर उनको भी बुलाना चाहिए, जो रिजिड हेरारिकल स्ट्रक्चर है, जो बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, कि मतलब बस यही बंदा हो सकता है, नहीं बाहर के बंदों को भी लाया जाए। वही बात जैसे हमारी लोकल गवर्नमेंट बनाएगी कि बाकी लोगों को लाया जाए, ये जो बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए ताकि इम्प्रूव करे, एक सिस्टम हो, एक हायरार्की हो, एक तरीका हो काम करने का। ठीक है, उसके बाद ये रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर में जो है वो डेवलप कंट्रीज़ में पहले आई, यूएसए वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन सब ममालिक में पहले जो है वो पब्लिक सर्विस में मैनेजमेंट टूल्स को इस्तेमाल किया गया, यानी फ्लेक्सिबल बनाया गया सिस्टम्स को, चैलेंजेस को मीट करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ जो है वो उनके हिसाब से चेंज किया गया। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है पहले मतलब हमारे कह सकते हैं कि वेस्ट में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी और देन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका असर जो है वो हमारे मुल्क में भी नज़र आने लगा। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।